कक्षा 12वीं भौतिक चुंबकत्व एवं द्रव्य। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज इसका दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है, ये रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं, अर्थात बंद वक्र बनाती हैं। तो ध्यान रखना है इसको कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, मतलब ये अगर आपने चुंबक ले रखी है, मान लिया ये N है और ये S है, तो N से S की तरफ जाती हैं ये, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब अंदर की बात करते हैं तो अंदर ही अंदर S से N की ओर चलती हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। पहले नंबर पे यही है पॉइंट आपका, चुंबकीय बल रेखाएं, अर्थात ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर ठीक उसका उल्टा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बंद वक्र बनाती हैं। ध्यान रखना, वक्र जैसे बन रहा है ये ऐसे बनता है। इसके बाद इधर भी अगर चलती हैं तो ये भी ऐसे ही चलेंगे। नंबर 2 है, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे ये है आपका, ये आपका चुंबक हो गया N और S, यहां पर आपने एक ये बल रेखा खींची है और किसी एक बिंदु पे यहां पे निकालना है, तो ये जो स्पर्श रेखा बन रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब नंबर 3 है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जैसे बल रेखाएं हमने खींची हैं, N है और ये S है, N से निकल करके S पे जा रही है, तो दूसरी जाएगी लेकिन काटेगी नहीं कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं जहां घनी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जहां विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसे यहाँ पे घना हो जा रहा है तो घना होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और ये बीच में विरल दिखाई दे रहा है आपको, इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अगला है नंबर 5, ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं, यानी ये लंबाई के लंबवत ही प्रतिकर्षित करेंगे। नंबर 6 है, ये बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे खींच के डोरी छोड़ देते हैं तो वो अपने आप सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, बिल्कुल वही गुण इनके अंदर भी पाया जाता है। तो ये है चुंबकीय बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जो आप लोगों को याद करने हैं, ये बीच बीच में क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं। अब आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा के कोण पर दंड चुंबक पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक बता रहे हैं, कैसे सूत्र की स्थापना होती है बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण वैसे टाउ से दिखाते हैं और टाउ होता है किसी एक बल को ले लेते हैं और गुणा उनके बीच की दूरी हो जाती है, तो बिल्कुल वही सूत्र यहां पर भी लेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बल जो है ये इधर लग रहा है इसको ऊपर की तरफ और ये बल इसको नीचे की तरफ हटाने का प्रयास करता है, ये बल F है, ध्यान रखना, और ये भी बल F है। तो F बराबर यहाँ पर MB के बराबर है, जहां M क्या है, M जो है इस चुंबक का ध्रुव का प्राबल्य है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ है, और B चुंबकीय क्षेत्र है जहां इसका काम कर रहा है। अब हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, टाउ बराबर MB और गुणा इसके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी जरा ध्यान से देखिए, इस चित्र में ये चुंबक है NS और ये एक रेखा हो गई जिसमें ये कोण थीटा दे दिया गया है, तो थीटा से कोण जो बन रहा है तो ये लंबवत दूरी SP दूरी हुई, ये वाली दूरी इसकी लंबवत हो गई। तो हम इसी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, ये SPN में, त्रिभुज SPN में ये ध्यान रखना थीटा कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, यानी B ऊपर की तरफ ही है, ये B है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ और MB उस पर बल काम कर, जैसे कि Q में होता था QE आपका बल काम करता है, तो वैसे यहाँ पर MB काम कर देगा, जो आवेश वहां काम करता था यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। त्रिभुज में हम ले रहे हैं साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा निकाल के देखते हैं जरा कितना आएगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब जो हमारे पास कितना है PS है और कर्ण जो है ये वास्तव में PN है,
तो पी एन ले लीजिए, और ये पी एन जो है लंबाई में 2l है, क्योंकि यहां पर पहले ही माना गया है, माना एन एस एक धन चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। ध्यान रखना इसकी लंबाई 2l है। इसके ध्रुव का प्राबल्य स्मॉल m है। यह एक बी तीव्रता, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है बी तीव्रता के समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके प्रत्येक ध्रुव पे एम बी बल कार्य करेगा। ये परिणाम में बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा, और चूंकि दोनों सिरों पे लगता है और विपरीत दिशा में, इसलिए ये एक बल युग्म का कार्य करते हैं, और इसी बल युग्म के कारण प्रत्यानयन बल युग्म काम करता है, और इसी को हमें ज्ञात करना है, इसके आघूर्ण को। अब यहाँ पे साइन थीटा है, पी एस का मान निकालना, लेकिन पी एन जो है देखो ध्यान से 2l के बराबर है, तो 2l ले लीजिए। तो पी एस का मान हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें मान रख देते हैं, तो टॉ का जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा एम बी, और इसकी जगह आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब इसमें 2ml एक जगह आ जाएगा और b साइन थीटा एक जगह आ जाएगा, तो टॉ हो गया। लेकिन यहां पे एक और चीज है, परंतु 2ml जो होता है वो कैपिटल M के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण इसको बोलते हैं। क्या है ये? चुंबकीय आघूर्ण। इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, तो टॉ का जो सूत्र हो गया वो एम बी साइन ऑफ थीटा हो गया। एम बी साइन थीटा हो जाएगा इसका। तो ये एक सूत्र आ गया है जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब इस सूत्र के आधार पर कुछ परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को भी देख लेते हैं। क्या है इसमें? अभी मैंने बताया टॉ का जो सूत्र था वो वास्तव में टॉ बराबर एम बी साइन थीटा था। इसमें क्या कर रहे हैं हम? अब मान रखना चालू करेंगे। थीटा अगर हमने 90 ले लिया तो क्या होगा, और b का मान जो हमने 1 ले लिया, तो मान रख करके दिखाते हैं। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा? m तो ऐसे रहेगा, b का मान भी ऐसे रहेगा, 1 हो गया, और साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? टॉ बराबर हो जाएगा m इंटू 1 इंटू 1, यानी टॉ बराबर m आ गया। तो इससे एक परिभाषा निकल के आती है। इसमें m के लिए परिभाषा, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देनी होती है। इससे चुंबकीय आघूर्ण क्या है, यहां m की परिभाषा दी जाती है इस तरीके से। चलो देखते हैं क्या परिभाषा दी गई है। अतः किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान रखना चुंबकीय आघूर्ण की बात करा जो कि m से दिखाया गया, उस प्रत्यानयन बल युग्म टाउ के, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ यानी के बराबर होता है, जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है जब चुंबक को एकांक तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो ध्यान रखना, लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री रखा जाता है। इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो मात्रक भी आपको ध्यान रखना है। m का मात्रक है ये कितना है? एम्पियर मीटर स्क्वायर है ये। तो ये मात्रक आपको याद रखना। मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, और मात्रकों के चलते ही फिजिक्स में बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं। तो इन मात्रकों को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब थोड़ा चलते हैं दंड चुंबक और धारावाही पेंडुलम में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, उन सब के बारे में हम लेके चल रहे हैं। जरा यहाँ पर समानताएं और असमानताएं दोनों की बात कर रहे हैं। ये भी पूछ लिया जाता है। अब ये चूंकि रिटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब आप लोगों को अपने आप लिखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब क्लास नहीं लग रही है तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता, आप लोग अपने बुक से देख करके लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए ठीक है। नंबर 1 है, समानता के लिए केस लेके चल रहे हैं। नंबर 1 है, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहला तो यही हो गया कि जितने भी धन चुंबक हैं सब चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने वाला गुण तो दोनों में ही आ गया। यह है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
पहला गुण दोनों के अंदर आ गया, दंड चुंबक और परिनलिका के अंदर। अब आता है नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण में रुकता है। ये इसे भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये उत्तर दक्षिण में ही जाकर के रुकेगा। तो दिशा तो दोनों की सेम हो गई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर। अब आता है दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। धारावाही परिनलिका के भी 2 ध्रुव होते हैं, उसमें भी ऐसे ही काम करता है, जिसके कारण वो स्वतंत्रता पूर्वक लटकता है। नंबर 4 है दंड चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। धारावाही परिनलिका में भी सजातीय ध्रुव लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विजातीय ध्रुव को लाते हैं तो आकर्षण होता है इसमें। अब नंबर 5 है, यह प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह भी प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब प्रेरण क्या होता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये कैसे प्रेरण काम करता है। जैसे हम किसी लोहे की वस्तु के पास चुंबक का N ध्रुव ले जाते हैं, मान लिया ये N ध्रुव जो है किसी चुंबक का वो लेके जा रहे हैं किसी लोहे की वस्तु के पास। ये लोहा हो गया जो कि आकर्षित होता है, तो ये कैसे आकर्षित होगा, ये N जो है यहां पर S उत्पन्न कर देगा जैसे ही पास में लाएंगे, और जैसे ही पास में लाएंगे ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको घटना को हम प्रेरण कहते हैं। ऐसे ही प्रेरण को आपको समझना पड़ेगा। प्रेरण की क्रिया जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आनी है। तो चलिए, प्रेरण के कारण ये भी काम करता है, प्रेरण को ही दर्शाता है। जब एक पे एक ध्रुव है, जैसे उसको पास लाते हैं दूसरे लौह पदार्थ के पास, तो दूसरा ध्रुव उस पर उत्पन्न हो जाता है और उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए अब असमानताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। इतने तो समानताएं हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब जो है असमानताएं भी तो होंगी दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में। तो दंड चुंबक के सिरों में चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में चुंबकत्व न्यूनतम होता है। ध्यान रखना, दंड चुंबक में चुंबकत्व का मान अधिकतम सिरों पे अधिकतम होता है और मध्य में चुंबकीय गुण जो होता है वो न्यूनतम होता है। परिनलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पे चुंबकत्व एक समान होता है। ये ध्यान रखना है, इसमें परिनलिका के अंदर एक समान होता है, केवल सिरों के पास थोड़ा सा कम होता है। चलिए इसमें देखते हैं, उसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, यानी कि दंड चुंबक में इसकी ध्रुवता नियत रहती है। इसके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह पे निर्भर करती है। धारा की दिशा अगर बदलती तो ध्रुव भी बदल जाते हैं तुरंत। और इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, ये बिल्कुल स्थायी रूप से रहता है चुंबकत्व, जल्दी इसका खत्म नहीं होगा। और इसका चुंबकत्व धारा के मान पर निर्भर करता है। अगर धारा का मान बढ़ा दिया तो चुंबकत्व का मान भी बढ़ जाता है, और अगर धारा का मान घटा दिया तो चुंबकत्व का मान भी घट जाता है। तो ये रहे दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में कुछ समानताएं और कुछ अंतर। आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही मैं चीज चेक करना शुरू करूंगा। और इस वक्त मेन जो चीज है उसको बहुत ध्यान देंगे आप लोग कि जो मेन नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल वगैरह की तो उम्मीद मेरे को कम है, कब होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो थ्योरी की कॉपी बना रहे हैं वही एक प्रोजेक्ट के रूप में संभाल करके रखेंगे और अच्छे से बनाएंगे आप लोग। क्योंकि और कोई हमें अब खुलता हुआ तो लॉकडाउन खुलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम की तैयारी आप लोग करेंगे तो जो हमारे पास एक थोड़ा सा कुछ अगर मिलता है तो वो आपकी कॉपी मिलेगी, तो कॉपी को ही हम कुछ ना कुछ मान लेंगे और उसी के आधार पर जो है आपके नंबर वगैरह देना प्रारंभ करेंगे। इसलिए कॉपियों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे हमने वहां पर विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था वही यहां पर भी है, वैसा ही है, सेम सब कुछ भी बदला हुआ नहीं है। तो व्यंजक तो बिल्कुल वही है और जू का तू है। तो इसमें मान लेते हैं, माना M चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और यदि M व B के मध्य थीटा कोण हो तब चुंबकीय बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल आघूर्ण का, ये अभी हमने पढ़ा है, टॉ बराबर mb sin थीटा। ये अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। तो जरा देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों का बहुत सारा कहना होता है सर इसके बारे में चित्रों का नहीं पता चलता है, तो चलो हम चित्र थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है मान लिया एक ये चुंबक रखा हुआ है आपका
एन और एस आपका, ये एन हो गया और ये एस हो गया। और ये क्या कर रहे हैं हम, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, तो ध्यान रखना ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, आपको बना करके रखना है ऐसे। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब क्या करना है, इस चुंबक को थोड़ा सा घुमा दीजिए। अब ये चुंबक घूम करके कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये ऐसा बन जाएगा। एन यहां आ जाएगा और एस यहां हो जाएगा। तो वास्तव में क्या हुआ, ये कुछ कोण घूम गया है आपका। तो जो कोण घूमा है वो यही कोण जो है थीटा कहलाता है इसका, जिस थीटा की यहां बात चल रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया और इस पे एम बी बल काम करता है, ध्यान रखना यहां पर भी एम बी बल काम करता है और यही इसको घुमाने का प्रयास करता है, जिसके कारण कार्य करना पड़ता है। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। लेकिन अगर हम डब्ल्यू का मान निकालते हैं तो डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन या कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये आघूर्ण इसमें लिया जाएगा, बल आघूर्ण को लेते हैं। तो डी डब्ल्यू का मान जो हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा हो जाएगा। और टॉ का मान हमने जो बताया है वो है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ एम बी साइन थीटा हो जाएगा और साथ में डी थीटा भी आ जाएगा और ये डी डब्ल्यू है। जब इसका हम समाकलन करेंगे कहां से लेकर के, जीरो से लेके थीटा तक, यहां डब्ल्यू आएगा और यहां जीरो से लेके थीटा आ जाएगा। तो इसका तो डब्ल्यू ही केवल निकल के आएगा। और इसका जब करेंगे तो एम बी तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा को जो हम रखेंगे वो जीरो टू थीटा रख देंगे। अब मान रख करके दिखाते हैं जरा क्या होगा। तो एम बी हो गया, पहले कॉस थीटा ही रखेंगे, माइनस कॉस जीरो हो जाएगा। और ये साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस ये हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो लिख लीजिए पहले, कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो ये एम बी हो गया और माइनस का कॉस थीटा हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो ये आपका डब्ल्यू का जो सूत्र आ गया वास्तव में कितना आ गया, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र आपका आ गया। अब इस पे कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन विशेष स्थितियों के बारे में चलते हैं। ये W का एक व्यंजक निकल गया है आपका और इसमें W बराबर हो गया एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर प्रथम स्थिति को लेते हैं। प्रथम स्थिति यानी फर्स्ट स्टेज है ये। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो W देखते हैं क्या निकल के आएगा। ये हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, एम बी 1 माइनस 1 हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया, एम बी इंटू 0 यानी 0 होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रहने दे, उसको किसी कोण से ना घुमाए, तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। अब लेते हैं हम द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति इसमें क्या ले रहे हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तब क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम बी और 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान जो है वो 0 होता है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी 1 माइनस 0। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा। अब एक तृतीय स्थिति और आती है। तृतीय स्थिति में क्या होता है, यदि थीटा का मान जो है 180 डिग्री लिया जाए तो W बराबर कितना हो जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो W का मान कितना आ गया, एम बी इंटू 2 हो गया, यानी W बराबर 2 एम बी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये अधिकतम कार्य होगा और ये न्यूनतम कार्य है। तो ये भी कंडीशन कभी कभी पूछ ली जाती है कि न्यूनतम कार्य कब होता है और अधिकतम कार्य कब होता है और कितना होता है। तो अधिकतम कार्य जो है 180 डिग्री पर घुमाने पर होता है और न्यूनतम कार्य 0 डिग्री घुमाने पर होता है। अर्थात अगर चुंबक को ना घुमाया जाए तो कार्य नहीं होगा और यदि 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसमें कार्य अधिकतम होगा।
अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धन चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक ले रहे हैं। क्या स्थितिज ऊर्जा है? सब कुछ वैसे ही रहता है, हमने अभी अभी टॉ का मान पढ़ा ही पढ़ा, एम बी साइन थीटा। अब हमें पूरा कार्य निकालना है। बस ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए जो मानक स्थिति है वो थीटा जो है वो π/2 लेते हैं हम, यहां से अपना वर्क करना चालू करता है ये। तो π/2 से लेके थीटा तक का ये लिमिट रहती है। इस लिमिट को आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी के आधार पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक काम में आएगा। तो जब भी कभी बात की जाएगी तो इस व्यंजक को याद करने के लिए ये जरूर याद रखिएगा कि इसकी मानक स्थिति थीटा जो है वो π/2 से ही लिया जाता है। तो π/2 से लेके थीटा तक का जो कार्य होगा वही चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे संचित हो रहा है और कितना कार्य वो होता है। तो U बराबर W बराबर ये दे ही दिया है, मैं भी यही लिखने जा रहा हूं। तो U बराबर जो कार्य होगा वही लेना है। ये कितना हो जाएगा? π/2 टू थीटा हो जाएगा और साथ में MB साइन थीटा और d थीटा। तो MB तो कांस्टेंट है तो इसको निकाल दीजिए बाहर। तो ये MB हो गया और ये π/2 टू थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया और d थीटा। और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है और ये जो लिमिट आ जाएगी वो यहां लिखी जाएगी π/2 टू थीटा। अब जरा इसमें लिमिट रखनी चालू कर दीजिए। तो MB हो जाएगा, पहले लिमिट अपर वाली रखते हैं तो माइनस का कॉस थीटा ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस π/2 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखते हैं, कॉस π/2 का मान 0 होता है तो MB हो जाएगा और केवल माइनस का कॉस थीटा बच जाएगा और प्लस 0 बच जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आ गया वास्तव में माइनस का MB कॉस थीटा आ गया। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह से और भली भांति से तैयार करना है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्थितिज ऊर्जा का। तो इसका व्यंजक आप लोग मेरे ख्याल से दे लेंगे, इसमें कोई आसान कोई भी कठिन काम नहीं होना चाहिए। बस इसके ये जो मानक स्थिति जरूर याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के लिए मानक स्थिति हम π/2 से लेते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसको, मेरे ख्याल से सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये भी लिखना पड़ेगा आपकी कि cos π/2 का मान जो है वो 0 भी होता है, इसके मान वगैरह बताने पड़ते हैं। तो ये आप लोग कर लेंगे। चलते हैं भूचुंबकत्व के भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं। ये तत्वों को जानना बहुत जरूरी है, बिना तत्व के हम पृथ्वी के चुंबकीय घटकों को नहीं समझ पाएंगे। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये भी परिभाषा आपको याद रखनी है, क्या होते हैं भूचुंबकीय तत्व। भूचुंबकीय तत्व जो है वास्तव में 3 होते हैं। 3 में पहला आता है नति या नमन कोण, या दूसरा आता है दिक्पात का कोण और तीसरा आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये क्या होता है? तो चलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझना चालू होते हैं? सबसे पहले हम नति कोण की बात करते हैं। नति कोण को समझना बहुत ही थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ी कहानी शुरू करूंगा समझाने। बिना कहानी के फिजिक्स में नहीं समझ में आता क्या होता है। तो नति कोण के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हम चलते हैं एक बार वैज्ञानिक यानी विज्ञान वाले और एक बार भूगोल वाले, ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और एक क्षैतिज दिशा की परिभाषा पूछनी चालू करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में वास्तव में क्या होता है? तो पहले तो ये भूगोल वाली से परिभाषा पूछी जाती है। तो उनका ये कहना है कि आकाश और धरती जहां पर ये मिलते हैं, ये मिल रहे होते हैं, यहां पर ये मिल रहे होते हैं, तो वहां से खींची जाने वाली रेखा हमारे पास तक जो आती है, जो ह्यूमन बॉडीज है, तो ये रेखा हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब विज्ञान वाले कहते हैं भाई नहीं भाई, ऐसी क्षैतिज रेखा की परिभाषा नहीं होती। हम एवरेस्ट पे चढ़ जाएं तब क्या होगा? तो एवरेस्ट पे तो ये क्षैतिज रेखा ऐसी बनेगी जा करके। और अगर हम जहां समुद्र है वहां चले जाएं तो पानी और आकाश का पता ही नहीं चलता कहां पे मिल रहे होते हैं, तो वो क्षैतिज रेखा मिल ही नहीं पाती है। तो ये थोड़ा दुविधापूर्ण हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा भाई ठीक है, भूगोल वाले कहने लगे नहीं भाई चलो देखते हैं, आप लोग बताइए विज्ञान वाले क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो अपने चुंबक को रखते हैं। तो चुंबक को जब रखा गया तो ये चुंबकीय सुई थी, इस तरह की दिखाई देती है, आपको देखा होगा कभी लैब में आप लोगों ने चुंबकीय सुई ऐसी दिखती है।
तो इस चुंबकीय सुई को जब रखा गया तो ये थोड़ी सी ऊपर बेचारी थोड़ी सी उठ जाती है, ये चुंबकीय सुई हमारी थोड़ी सी उठी हुई दिखती है ऐसे करके, ये कुछ कोण बन जाता है इसके ऊपर ये। तो ये जो कोण बना, ये जो चुंबकीय सुई हमारी उठ गई है, कुछ कोण से ये घूम गई है, तो यानी भाई ये कोण कैसे हो जा रहा है, यानी चुंबकीय सुई ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन वो बेचारी ऐसे होती है चुंबकीय सुई। तो अब इसके बीच में कोण हो गया, बेचारे के बीच में कोण बन गया। अब दोनों में तर्क वितर्क चलता रहा, लेकिन जब नहीं कुछ समझौता हुआ तो ये हुआ भाई कुछ यहाँ पे संशोधन निकालते हैं। तो इस कोण का नाम इन्होंने नमन कोण दिया। जब जरूरत पड़ेगी हम इस नमन कोण का यूज करके आप पे पहुंच जाएंगे या आप लोग हमारे पे पहुंच जाएंगे और अपनी अपनी गणनाओं को कर लेंगे। तो ये नति कोण की कहानी थी इस वक्त कि नति कोण में क्या हुआ। ऐसे ही दिक्पात के कोण में क्या हुआ, दिक्पात में भी बात है भाई उत्तर दक्षिण किधर होता है। तो उत्तर दक्षिण जो भूगोल वाले थे उन्होंने कहा भाई हम लोग तो सिंपल सी परिभाषा देते हैं इसकी, उत्तर दक्षिण की क्या होती परिभाषा, जरा देखते हैं उसके बारे में क्या है परिभाषा। तो इसमें क्या कहा जाता है कि परिभाषा में सिंपल सी बात होती है कि दिक्पात के कोण की बात करें उत्तर दक्षिण किधर है, तो जो भूगोल वाले हैं वो कहने लगे भाई जिधर सूरज निकलता है वो आपका पूरब हो गया, सूरज जिधर निकलता है वो पूरब हो गया और उसके ठीक पीछे पश्चिम हो गया। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और हाथ फैला करके खड़े हो जाओ तो इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा। तो ये परिभाषा इन लोगों ने दी। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है चलो आपकी परिभाषा मान लेते हैं, लेकिन चलो ठंडी के दिनों में देखते हैं तो सूरज तो इधर कोने में दिखाई देता है, ये लगभग इस कोने में दिखाई देता है सूरज, इधर कोने में दिखाई देता है, पूरब में ना होकर के इस कोने पे दिखता है। तो आपकी दिशा तो बदल जा रही है और गर्मी के दिनों में इधर दिखाई देता है सूरज। तो अब क्या होगा, इससे तो अब तुम्हारी पूरब की स्थिति तो बदल गई। तो भाई ये तो गड़बड़ हो रहा ना मामला। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा भाई नहीं भाई साइंटिस्ट वाले तुम हो, तुम लोगों के पास बुद्धि ज्यादा है, तो तुम्हें लोग बताओ क्या होता है। तो इन्होंने क्या करा, अपना चुंबकीय सुई रख दी ऐसे। तो चुंबकीय सुई जो रखी गई ये उत्तर दक्षिण में ही जाकर के रुकती है एन और एस, लेकिन जो वास्तव में इनका उत्तर दक्षिण था ये उससे थोड़ा सा डिफर था, ये थोड़ा सा कोण बना करके रुकी, ऐसे कुछ कोण बन गया इसके बीच में। और यही कोण जो है हमारा अल्फा कोण कहलाया, इसे दिक्पात का कोण कहते हैं। इसमें भी ये लोग समझौता नहीं कर पाए, तो कुछ मध्यस्थता के लिए कोण रख करके जिससे आपकी कैलकुलेशन हो तो हम तुम्हारे को लेकर के इस अल्फा को लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब जो उत्तर हुआ इसमें ध्यान रखना, चुंबकीय यामी उत्तर ये विज्ञान वालों का था, भौगोलिक यामी उत्तर ये यानी उत्तर है भूगोल वालों का उत्तर है। तो भौगोलिक और चुंबकीय दोनों में आप लोगों को स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए। दिक्पात कोण के लिए जो है ये परिभाषा देनी बहुत जरूरी है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। एक थीटा था, नति कोण बताया गया, और एक अल्फा है जिसे दिक्पात का कोण बताया गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये एंगल ऑफ डिप होता है। अब एक और थर्ड नंबर आता है, ये थर्ड नंबर है आपका। थर्ड नंबर में क्या बता रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता एच को बताना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का वह घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा में होता है, और इसी से ज्यादा हम गुणा भाग करते हैं, अपने जो भी कैलकुलेशन करते हैं इसी क्षैतिज से ही करते हैं, और इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। थीटा क्या हो गया, नति कोण हो गया इसका, अल्फा क्या हो गया, दिक्पात का कोण हो गया, और एच जो है वो पृथ्वी का क्या हो गया, क्षैतिज घटक। ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को, यही भू चुंबकीय तत्व हैं, इनके ज्ञान के बिना जो है हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चलते हैं इनके क्या जरूरत पड़ रही थी, कैसे क्या था, वो हम जानना प्रयास करेंगे। अब ये वो चुंबक दिखाया हुआ है, नति कोण यहां दिखा रखा, लटका रखा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से थोड़ा सा झुक गया है, जिस दिशा में झुका है क्षैतिज दिशा में नहीं, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है। तो उसी झुके हुए कोण को हम नति कोण करें, यहां पे हम थीटा से दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसका जो क्षैतिज घटक है वो ये एच दिखाया हुआ, ये ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ये वी है, और इस चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आई है।
अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, इन घटकों में बांटना जब चालू करते हैं तो आई को बांटेंगे तो क्या क्या घटक निकल के आएंगे। तो ये एच का जो निकल के आएगा वो आई कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वी का निकल के आएगा वो साई में आई साइन थीटा होगा। तो मैं इन घटकों को यहां लिखना चालू करता हूं। तो मान लेते हैं यहां पे ये आपका आर्टिकल शुरू हो रहा है। माना किसी स्थान पर दिए गए चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का परिणामी तीव्रता आई है, क्षैतिज घटक एच है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता v है तथा नमन कोण थीटा है। तो मान लेते हैं ये एक समतल है जो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है। तब आई को दो लंबवत घटकों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक क्षैतिज घटक एच ओ ई दिशा में तथा ऊर्ध्वाधर घटक v ओ बी दिशा में। तो हम इनके मान निकालने चालू करेंगे। तो पहले मैं निकालूंगा एच का क्षैतिज घटक। एच बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है। दूसरा हम v निकाल लेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा आई साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ते हैं भाई समीकरण, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एच स्क्वायर यहां पे रहेगा, ऐसे वी स्क्वायर रहेगा, यहां से आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, ध्यान है आपको, ये आई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। यानी आई स्क्वायर का मान वास्तव में क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया। तो आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इससे हमें परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। तो ये सूत्र है, इस सूत्र के उपयोग से हम अपना काम करेंगे। अब क्या है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर दे दीजिए भाग, जरा कितना आ जाएगा, तो v बटे एच आ जाएगा और यहां आई है, साइन थीटा है और बटे में आई है और कॉस थीटा हो जाएगा। आई और आई कट जाएगा तो ये टेन थीटा बच जाएगा। तो टेन थीटा का जो सूत्र आएगा वास्तव में कितना आ जाएगा, v बटे एच आ जाएगा। तो v बटे एच की वजह से ये सूत्र आ गया। इसका सूत्र आप लोग इसको याद कर लेंगे, कितना है ये, टेन थीटा बराबर v अपॉन एच। तो इससे इसकी दिशा निकल जाएगी। ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला थीटा आपको जो दिख रहा है, ये दिशा निकल जाएगी। तो इसमें घटक हमारे आसानी से निकल जाते हैं। तो कोई सा भी घटक हम इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, नर्म लोहे और फौलाद लोहे में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा जानना चालू करते हैं, बहुत जरूरी है ये भी। नर्म लोहे में फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान रखना, नर्म लोहे में अधिक चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। लेकिन फौलाद में क्या होता है, फौलाद में नर्म लोहे की तुलना में कम चुंबकत्व उत्पन्न होता है क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। अब आता है नंबर 2, नर्म लोहे अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता है, यानी इसमें चुंबकत्व का गुण जो है बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। नर्म लोहे की धारणशीलता कम होती है, यानी चुंबक को अपने अंदर रखने की क्षमता कम होती है, जबकि फौलाद में बहुत जल्दी अधिक होती है। तो फौलाद अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए रख सकता है, अर्थात इसकी धारणशीलता अधिक होती है। इसलिए ध्यान दिया होगा, स्पीकर वगैरह जो भी लंबे समय के लिए चाहिए, उनके जो चुंबक बने होते हैं वो फौलाद लोहे से बने होते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं। चलिए नंबर 3 पॉइंट है, नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल होता है। यानी चुंबकन विचुंबकन का मतलब, यदि हम गर्म कर दें चुंबकत्व तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, या लॉन्ग समय तक रखा रहे, बहुत समय तक पड़ा रहे, तो भी इसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन फौलाद का चुंबकन और विचुंबकन दोनों ही कठिन होता है। पहली बात तो ये बनते बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन जब इनको चुंबकत्व करते हैं या विचुंबकन करते हैं तो बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कठिन काम है। लेकिन इसमें बहुत सरल होता है। चलिए, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। जितने भी अस्थायी चुंबक होते हैं उन सब का जो है नर्म लोहे के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक जो भी बनाए जाते हैं वो फौलाद लोहे के बनाए जाते हैं। तो आसानी से ध्यान रखना,
फौलाद और नरम लोहे में क्या अंतर है और कहां पे इसकी आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। इसमें चलते हैं। अब ये किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का एक व्यंजक दिया हुआ है। ये बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसमें बोहर के हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ये धन आवेशित नाभिक है आपका, जिसके चारों ओर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये नाभिक है जो कि धन आवेशित है, ध्यान रखना, ये ऋण आवेशित है, घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की यह वृत्ति गति एक धारा लूप के समतुल्य होती है, जिसका एक चुंबकीय आघूर्ण m बराबर IA होता है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा हमने, ये I इधर से चल रही है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर को। और मान लिया इसमें एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक की वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है, इसका वेग v है तथा आवर्तकाल t है। आवर्तकाल t, वेग v और त्रिज्या ये। तो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। I का जो सूत्र होता है वास्तव में Q बाई टी होता है। तो आवेश बटा समय, आवेश जो दिया वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर दिया और टाइम जो है वो हमने कितना दे रखा है, टाइम पीरियड के बराबर दे रखा है। यानी इलेक्ट्रॉन बटे कितना हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। और कैपिटल T का सूत्र कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 2 पाई r चलेगा और चाल जो है वो v से चल रहा है। तो 2 पाई r यानी v ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो EV बन जाएगा। तो इस v को यहां ऊपर पहुंचा दिया गया तो EV हो गया। ये आपका वो सूत्र आ जाएगा। अब जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ये एरिया है आपका, एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण IA के बराबर होता है। ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण इसका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण वो हो जाएगा I इंटू ए के बराबर। तो ये I और A रख दिया गया, म्यू से दिखाया जा रहा है इसको। IA और इसमें I का मान रख दिया। I का मान कहां से लिए, ये वाला I का मान है, ये पूरा रखा गया है। EV अपॉन 2 पाई r और पाई r स्क्वायर और रखा गया है। इसमें से एक r से ये r कट जाएगा आपका पावर इसकी, और पाई से ये पाई भी कट जाएगा, केवल 2 बचा रहेगा। तो EV r बच जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूम रहा है अतः धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी। अतः चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कक्ष ऑर्बिट तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये आपको दिखाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये नीचे की ओर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये था आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होना। तो कैसे ये सब बताया गया है आपको, तो ध्यान रखना, यहां तक आप लोग करेंगे। नीचे आपको जो है एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा करके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों के पास नहीं है उन बच्चों तक ये पहुंच जाना चाहिए। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का लेसन यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।